कैश रिजर्व रेशो, ये क्या है? आरबीआई के पास एसबीआई को डिपॉजिट कराना है। पहले ये 4% था, ठीक है जी। अब 4% था, लेकिन कोविड-19 के सर्कमस्टांसेस आ गए, मनी सप्लाई लेस हो गई। मनी सप्लाई लेस हो गई, इकोनॉमी जो है डाउन चलेगी, तो इसलिए मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की जरूरत है। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? डिक्रीज कर दिया। किसको? सीआरआर को। जैसे ही सीआरआर डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या डिक्रीज होगा कि यार 22 मई को किए ना ये चेंजेस, तो 3% पे डिक्रीज कर दिया, तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब पहले एसबीआई को 4% अपने डिपॉजिट्स का 4% जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता था, वो उसको यूज नहीं कर सकता था, राइट। अब वो क्या कर सकता है? अब उसे सिर्फ 3% ही आरबीआई को डिपॉजिट कराना है। जो 1% है उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, उस 1% को वो फर्दर मनी क्रिएशन में यूज कर सकती है, लोगों को लोन देने के लिए यूज कर सकती है उस पैसे को। तो कम ब्लॉकेज हो रही है, एसबीआई कमर्शियल बैंक के पैसे की कम ब्लॉकेज हो रही है, इस वजह से मनी सप्लाई जो है उसको बूस्ट मिलेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और सिमिलरली अगर क्या होता, ये तो हो गया कब? जब मनी सप्लाई को क्या करना है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। और मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, या आप कह सकते हैं कि डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही किया जाता है। क्यों किया जाता है डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे ही जो आपकी डिफ्लेशन है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा लोगों के पास जाए, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो, उसके लिए क्या करेंगे? यही करेंगे, डिक्रीज कर देंगे सीआरआर को। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन होती, तो हो सकता है 4% से 4.5% या 5% इंक्रीज कर देती। आरबीआई जो है सीआरआर को इंक्रीज कर देती। उससे क्या होता? पहले 4% ब्लॉक हो रहा है एसबीआई का, 4% को यूज नहीं कर सकती। अब 4.5% ब्लॉक हो रहा है। तो जब एक्स्ट्रा मनी ब्लॉक हो जाएगी एसबीआई, किसी भी कमर्शियल बैंक की एक्स्ट्रा मनी ब्लॉक हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सिमिलरली एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वर्क करता है। ये भी क्या है? सेम ही कंसेप्ट है। एसबीआई को आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पे अपने पास एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ता है। मींस उसको पैसा देना तो नहीं है आरबीआई को, लेकिन अपने पास ही मेंटेन करके रखना है। तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी क्या है? ब्लॉक हो रही है मनी। अब ब्लॉक हो रही है, तो अगर उसमें भी सेम कंसेप्ट होता है। अगर मान लो 20% है एट प्रेजेंट, मान लेते हैं 20% है एट प्रेजेंट, तो अगर इन्फ्लेशन का केस होगा, आरबीआई इसको बढ़ा देगी विद कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या करेगी? इसको इंक्रीज कर देगी। अगर क्या है? इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, तो इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कम करना होता है, इसलिए क्या करेंगे? एसएलआर को बढ़ा देंगे। और अगर डिफ्लेशन है तो एसएलआर को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। डिफ्लेशन के केस में एसएलआर को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है? इससे क्या इंपैक्ट होगा? जैसा कि सीआरआर का इंपैक्ट होगा, सेम इसका इंपैक्ट होगा। अगर इसको बढ़ा देंगे, इसको 21% कर देंगे, तो एक्स्ट्रा मनी ब्लॉक हो जाएगी। इन्फ्लेशन के केस में बढ़ाएंगे ना, 21% कर देंगे, तो एक्स्ट्रा मनी ब्लॉक हो जाएगी, तो मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और 18.5%, जैसे कि 22 मई को 18.5% कर दिया। क्यों? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना था, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ये करंट रेट है, ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने से क्या बेनिफिट हुआ? मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है परचेज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मींस ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब यह है, या तो गवर्नमेंट जो है, या तो आरबीआई जो है परचेज कर लेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, या सेल कर देगा। अब आपको यह समझना है कब सेल करते हैं, कब परचेज करते हैं। अब इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है? इन्फ्लेशन में लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा है,
मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, कम करना है। तो क्या करेगा, आरबीआई सेल कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, आरबीआई जो है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो लोग उसे परचेज करेंगे। जब लोग सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे तो सिक्योरिटीज लोगों के पास चली जाएंगी, और जो उनका पैसा है, जो एक्स्ट्रा मनी थी, वो कहां चली जाएगी, आरबीआई के पास आ जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा, लोगों की मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो यानी कि इन्फ्लेशन के केस में सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करेंगे, सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। सिमिलरली अगर क्या है, डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, परचेज करेगी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जो लोगों के पास सिक्योरिटीज हैं उनको परचेज कर लेगी, बाय बैक कर लेगी, खरीद लेगी। उससे क्या होगा, सिक्योरिटीज आरबीआई के पास चले गए, और पैसे कहां चले गए, पैसे चले गए लोगों के पास, पब्लिक के पास। अब पब्लिक के पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी, तो उस वजह से डिफ्लेशन जो है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे डिफ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाती है या होने लग जाती है, यू कैन से। क्लियर है ये? तो ये आपकी क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। अब उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर्स थी। क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहली थी मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है, एज्यूम कि यू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़, यू गो टू बैंक के पास जाते हो, आप उसको कहते हो कि इस प्रॉपर्टी के बदले मुझे लोन दे दो। तो बैंक आपको क्या कहता है कि वी कैन ओनली गिव 70 लाख, मींस 70% अमाउंट आपको जो है, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 70% अमाउंट जो है वो आपको बैंक ने दिया। जो 30% नहीं दिया उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको ये 70 लाख चाहिए तो इसको फॉरगो करना पड़ेगा 30% को। ये कंडीशन है बैंक की, मार्जिन रिक्वायरमेंट इतनी है 30%। क्लियर है? तो अब अगर एट प्रेजेंट मान लें कि 30% है मार्जिन रिक्वायरमेंट, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन मींस मोर मनी सप्लाई है, तो क्या करेंगे, इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। मान लो 35% कर देती है आरबीआई। अब क्या होगा, पहले तो कितना लोन मिल रहा था, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 70% यानी कि 70 लाख, लेकिन अब कितना मिलेगा, 65 लाख। परचेजिंग पावर कम होगी 5 लाख से, 5 लाख से परचेजिंग पावर कम हो गई। अब परचेजिंग पावर कम हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और सिमिलरली अगर डिफ्लेशन होती तो इसको 25% पे कर देते, डिक्रीज कर देते आरबीआई। अब डिक्रीज करने से क्या होगा, जहां पहले 70 लाख लोन मिल रहा था अब 75 लाख लोन मिलेगा, तो 5 लाख से परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल है एक, ठीक है, तो हर एक के लिए बढ़ जाएगी। नहीं, मार्जिन रिक्वायरमेंट हर एक के लिए होती है, जिसको भी लोन चाहिए, किसी भी तरह का चाहिए, प्रॉपर्टी अगेंस्ट या कार लोन चाहिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको बैंक बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्वांटिटेटिव मेजर्स के 2 ये मेथड्स और होते हैं। एक होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है कि जो भी इकोनॉमी के लिए आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बेस्ट होता है, वो आरबीआई जो है वो परसुएशन का मतलब होता है पहले परसुएड करना, पहले समझाना, और ना माने तो फिर फोर्स दिखाना, फिर जबरदस्ती करवाना। तो पहले तो प्रेशर क्रिएट करना, ठीक है, पहले समझाना और ना माने तो फिर प्रेशर क्रिएट करना। तो आरबीआई क्या करता है, जो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़िया होते हैं पॉइंट्स, वो कमर्शियल बैंक्स को परसुएड करता है कि यू ट्राई एंड डू दीज थिंग्स। कुछ चीजें तो कंपलसरी होती हैं, जैसे बैंक रेट को कम कर दिया, ये चीजें तो कंपलसरी होती है, सीआरआर, एसएलआर, ये तो मानना ही पड़ता है बैंक को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एडवाइस कर सकता है आरबीआई। तो आरबीआई एडवाइस करता है बैंक्स को कि आप ऐसा कर लो, लोन थोड़े इजीली प्रोवाइड कर दो। कई बार रिक्वेस्ट भी करता है, कई बार इनमें चेंजेस
ना करने की बजाय आरबीआई रिक्वेस्ट भी कर देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बैंक्स अगर ना माने तो फिर आरबीआई उन पे प्रेशर भी क्रिएट करता है। तो मॉरल सुएशन का मतलब होता है पहले तो भैया समझाओ और बोलो देखो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होती है बैंक्स को, या ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब बैंक्स ना माने तो उन पर प्रेशर क्रिएट करना, फाइन, पेनल्टी, फी का, तो आरबीआई ये मॉरल सुएशन टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल करता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के केस में। और फिर डायरेक्ट एक्शन मींस जब एक्चुअल में ही फाइन, पेनल्टी या किसी बैंक के साथ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले तो उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। तो ये सारे उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी रहते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स भी रहते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। मींस जो हम ये चेंजेस कर रहे हैं ना, कभी हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के केस में किसी चीज को इंक्रीज कर देते हैं, किसी चीज को डिक्रीज कर देते हैं, इसमें परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी ही मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है कि कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, कब सेल करना चाहिए, कब परचेज करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होते हैं। अब इन्फ्लेशन में हम जो करते हैं, क्या करते हैं इन्फ्लेशन के केस में, बैंक रेट को बढ़ा देते हैं, सीआरआर को बढ़ा देते हैं, एसएलआर को बढ़ा देते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देते हैं, इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल करते हैं। तो ये सारे ही क्या हैं, ये सारी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम इन्फ्लेशन के केस में, मोर मनी सप्लाई के केस में उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। और परचेजिंग पावर जब लोगों की ज्यादा है और हम कम करना चाहते हैं तो हमें ये करते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। और ये सब जो हम कर रहे हैं, इंक्रीज, इस पूरी पॉलिसी को हम बोलेंगे डियर मनी पॉलिसी। मींस इन्फ्लेशन के केस में अगर आरबीआई क्या फॉलो कर रहा है, डियर मनी पॉलिसी। क्या है डियर मनी पॉलिसी, बैंक रेट को बढ़ा दो, एसएलआर को बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो और इसको इसमें क्या कर दो, सेल कर दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ये है डियर मनी पॉलिसी। डियर मींस महंगा, कॉस्टली। तो डियर मनी पॉलिसी मींस इन्फ्लेशन है, डियर मनी पॉलिसी करो, मनी को डियर बना दो। डियर मींस महंगा कर दो, कॉस्टली कर दो। अगर किसी को मनी चाहिए तो उसको थोड़ा सा महंगा कर दो, सो दैट काफी लोग जो हैं वो उसको एक्वायर ना कर पाए और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। सिमिलरली जो ये डिफ्लेशन के केस में हम करते हैं, इसको डिक्रीज, इसको डिक्रीज, इसको डिक्रीज और इसको इसमें परचेज, इसको कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। मनी को इजीली अवेलेबल कर, चीप मींस इजीली अवेलेबल करा दो। इसमें मुश्किल से मिलेगी, इन्फ्लेशन के केस में इसमें इजीली मिलेगी। तो इसलिए इस इन्फ्लेशन के केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है आरबीआई, डियर मनी पॉलिसी। और डिफ्लेशन के केस में चीप मनी पॉलिसी।